सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 10 की पूरी रिवीजन करेंगे। जो चैप्टर का टाइटल है वो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ जाए तो सिंपल सा मतलब क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एनर्जी फ्रॉम द फूड in the presence or shortage of oxygen or in the absence of oxygen। सिंपल सा क्या मतलब है कि जो ग्लूकोज है, फूड है, उससे जो एनर्जी मिलने का प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, जो कि है ग्लूकोज ऑन द एरो यू कैन राइट द कंडीशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज द हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। कब? जब कंडीशन है ऑक्सीजन एक्सेस में होगी। इसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हमें पता है, कंडीशन हमें पता है, और एनर्जी कितनी ज़्यादा रिलीज होती है ये भी पता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या है? ऑल द ह्यूमन बींग्स व्हेन वी ब्रीथ इन, तो इसकी वजह से जो भी रेस्पिरेशन होता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसकी रिएक्शन देखते हैं। देखो रिएक्टेंट सेम रहेगा ग्लूकोज की, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी। सपोज करो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी, लेकिन वाटर की जगह क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा? इथेनॉल यानी अल्कोहल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। या तो आप इथेनॉल लिखें या फिर ये लिखें या फिर अल्कोहल भी लिख सकते हैं। और जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो होगी लेस, एनर्जी लेस प्रोड्यूस होती है। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल था। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी में। कब? जब कंडीशन होगी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक कंडीशन एक ऐसे भी आती है कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो, जब थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। अब इस सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी रिलीज जरूर होती है, हम ये नहीं बोलेंगे नहीं होती, लेकिन कई बार हम इसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नहीं बनाता, वो लैक्टिक एसिड तक ही ब्रेक डाउन हो सकता है, और जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? वेरी लेस। इस टाइप की रेस्पिरेशन होती कहाँ है? ये होती है मसल्स में। मान लो एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ रहा है, एथलीट है, और वहाँ पे क्या होगा? उस टाइम पे जब दौड़ते हुए उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? स्टीम बाथ ले सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं। फर्दर वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा ऑक्सीजन और फ्लो बढ़ जाएगा, जो लैक्टिक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल पूछें, जैसे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बैक्टीरियाज दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन। बायोगैस प्लांट में भी क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जब ईस्ट यूज किया जाता है भटूरे बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए, वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही फॉलो करता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग प्रोसेस कहाँ तक रिलेटेड है।
देखो, जब भी हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या नहीं है, वो कब हो सकती है, जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। इनहेलेशन सिंपली मीन्स दैट इनटेक ऑफ एयर इन द बॉडी, और कहाँ से लेते हैं, नोज नोस्ट्रिल से लेते हैं और नेसल कैविटी से होते हुए हमारे लंग्स तक चली जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन का सिंपल सा क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द बॉडी, removal of the air from the lungs via nostrils. This process is called as exhalation. और अब क्वेश्चन आ सकता है, हम क्या करते हैं, हम दोनों करते हैं, पहले सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि सांस लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं और उसे छोड़े ही ना, ठीक है। तो ये अल्टरनेट प्रोसेस है, इनहेलेशन के बाद एक्सहेलेशन, देन ये कंटिन्यू होता रहता है। अब हमने बात तो की कि इनहेलेशन के टाइम पे एयर अंदर जाती है, तो एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, इनहेलेशन के टाइम 21% तो ऑक्सीजन एंटर करती है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होती है। और इसके अलावा काफ़ी सारी अदर गैसेज है जो हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। अब बात कर लेते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं एयर, तब क्या क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी तो होता है ना, यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे थे कुछ पार्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की, तो 21 में से कुछ परसेंटेज तो यूज हो जाता है और बाकी बचा 16.4% ऑक्सीजन बॉडी से रिमूव हो जाता है। यानी आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, इतनी ही ऑक्सीजन यूज होती है रेस्पिरेशन के टाइम। देखो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वैसे काफ़ी कम थी और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान बन रही है, तो यानी जब हम एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होती है। और क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन से भी तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और कुछ हम ऑलरेडी इनहेल कर रहे थे, तो वो इकट्ठी बाहर निकलती है। जब ब्रीथिंग प्रोसेस हो रहा है, इसमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो एयर कहाँ जा रही है, वो लंग्स तक जा रही है। तो हमें पाथ पता होना चाहिए कि कौन से पाथ से वो मूव करते हुए जा रही है। तो एक जनरल पाथवे बताऊं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नोज आती है, उसमें नोस्ट्रिल से होते हुए ये नेसल कैविटी से, फिर फारिंक्स से, फिर लारिंक्स से होते हुए विंड पाइप में पहुंच जाती है, और विंड पाइप को क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। अब वहाँ पे एयर क्यों नहीं कोलैप्स होती, क्योंकि वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस है। अब फर्दर क्या होगा, जो ट्रैकिया है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहली जो पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं ब्रोंकी, फिर वो अंदर लंग्स में और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे जिसको बोलते हैं कि ब्रोंकस, फिर और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे काफ़ी थिन ट्यूब्स में जिनको बोलते हैं ब्रोंकियोलस, और लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे क्या होगा, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होता है वो ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होता है, वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है वो तो ब्लड में चली जाती है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी रिवर्स पासेज से बाहर निकल जाती है। अब देखो, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके लोअर पार्ट में एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोला जाता है, डायफ्राम। उसका रोल क्या है, सिंपली वो क्या करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाकी अदर सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्किरेटरी सिस्टम, उनसे अलग करती है। तो जब भी हम इनहेल कर रहे हैं हमारे लंग्स की शेप इस तरह से होती है, तो ये पहले क्या होता है, डायफ्राम ऑलरेडी ऊपर की तरफ होता है। अब देखो, जब इसके अंदर एयर एंटर करती है, एयर एंटर करेगी तो जो ये शीट ऊपर की तरफ है ये क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। यानी हम बोलेंगे व्हेन वी इनहेल और व्हेन वी ब्रीथ इन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो क्या जाता है, इट मूव्स अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि एयर बाहर निकल रही है। अब जो हमारे लंग्स हैं वो सराउंडेड किससे हैं, रीब केस से, और वो भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं वो मसल्स, और वो कर्व भी होती हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम बोलेंगे जो रीब केज है इट मूव्स आउटवर्ड, क्योंकि वो फैलता है। क्योंकि जैसे लंग्स क्या होता है, बैलून की तरह है, जैसे उनमें हवा भरती है तो फूलते हैं, तो क्या हो जाता है, रीब केज भी थोड़ा सा फैलता है।
और इसके बाद जब हम एक्सेल करते हैं तो क्या हो जाता है, लंग्स आपके सिकुड़ते हैं, जो रिब केज है वो भी क्या होता है, इट मूव्स इनवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी एक्टिविटी है कि हम पता कैसे लगा सकते हैं कि जब भी हम एक्सेल कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, कैसे पता लगाएं? तो सिंपल सा तरीका है, आप क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब ले लें और टेस्ट ट्यूब में आप क्या करें, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स कर लें, जिससे क्या बन जाएगा, लाइम वाटर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लाइम वाटर यूज करें। अब जो लाइम वाटर का कलर है वो क्या होता है, नेचुरली इट इज ट्रांसपेरेंट। हम क्या करते हैं, स्ट्रो लगाते हैं और यहाँ से एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, यानी जो हमारे मुंह की जो एयर है उसको फूकने की कोशिश करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें मान लो कि हमें पता ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, थोड़ी जैसे ही आप एयर इसमें ब्लो करते रहोगे तो इसका जो कलर है वो मिल्की होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो वाइट कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये होता क्यों है, सिंपल सा रीजन है कि अगर लाइम वाटर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर क्या होता है, वाइट। और इसी वाइट कलर की वजह से क्या हो जाता है, हमारा लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी हम एयर एक्सेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जरूर है। अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें तो ब्रीथिंग रेट इज सिंपली हाउ मेनी टाइम्स वी इनहेल और एक्सेल द एयर। नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड एज द ब्रीथिंग रेट। हमें रेस्पिरेशन की नीड क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी अदरवाइज, है ना। तो एनर्जी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन इनहेल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी इनहेल करने से अच्छा क्या करेंगे, हम गहरा सांस लेंगे, खुल के सांस लो। तो जितनी देर तक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, पूरी बॉडी में अंदर फैलेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तभी कहा जाता है कि योगा और एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, ग्लूकोज और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। इज देयर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्मोकिंग? सीरियसली देखो, जब भी स्मोकिंग की जाती है, सिगरेट, बीड़ी या कुछ भी ऐसी चीज़ों से स्मोकिंग की जाती है, या पोल्यूशन से ही जब एक्स्ट्रा पॉल्यूटेंट्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो विंड पाइप में या लंग्स में स्टक हो जाते हैं, जिस वजह से क्या कर सकते हैं, वो इरिटेशन कर सकते हैं, लंग्स कैंसर कर सकते हैं, अस्थमा कर सकते हैं, बहुत सारी डिसीज हो सकती हैं एयर पोल्यूशन से भी और स्मोकिंग से भी। सो स्मोकिंग इज ऑलवेज अ पॉइजन। And nowadays air pollution is so much, we have to wear the mask so that the foreign pollutants will not enter in the body. Humans के respiration की बात कर लिए, अब आ जाते हैं insects पे। सबसे पहले बात करते हैं, जो इंसेक्ट आता है वो आता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के लिए सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म इज यूज टू इनहेल और एक्सेल फॉर ब्रीथिंग पर्पस? द सिंपल आंसर इज स्किन, कि अर्थवॉर्म स्किन यूज करता है। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन एंड लंग्स दोनों से रेस्पिरेशन करता है? और इसका सिंपल सा आंसर है फ्रॉग। अब देखो, फ्रॉग ही क्यों है, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग पानी में भी रहता है, वो जमीन पे भी रहता है। जब वो पानी में होता है तो वो स्किन से सांस लेता है, और जब जमीन पे होता है तो वो लंग से सांस लेता है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की बात करनी है, जैसे कि कॉकरोचेस। अब कॉकरोचेस पे क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पायरैकल्स। अगर स्पायरैकल्स की डेफिनेशन आ जाए तो आप कह सकते हैं, ऑन द बॉडी ऑफ सम इंसेक्ट्स देयर आर स्मॉल होल्स फॉर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पर्पस, दीज आर कॉल्ड एज स्पायरैकल्स। सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि स्पायरैकल्स वो ओपनिंग है जहाँ से उनके बॉडी में एयर एंटर करती है या एग्जिट करती है। अब बात करते हैं कि उनकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कहाँ होती है, वहाँ होती है ट्रैकिया में। जो हमारी बॉडी में ट्रैकिया होते हैं, विंड पाइप, उससे ये स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। अब हम बात कर लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि फिशेस। अब फिशेस में आपको बचपन से पता है कि गिल से तो होता ही है, लेकिन गिल्स का यहाँ पे डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो सिंपल सा एक डायग्राम बनाने चाहे हम, अब देखो
यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो फिश है वो मुंह से वाटर को इनटेक करती है। एक्वेटिक एनिमल्स कैसे लेते हैं, तो पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको वो इनटेक करते हैं और इसको क्या करते हैं, फोर्सफुली अपने गिल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इनके गिल्स पे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो उनकी कैपिलरीज में चली जाती है और यहाँ से गिल्स से जो बाहर है पानी निकल जाता है। तो आपने क्या देखा होगा, एक्वेरियम में भी वो बार बार अपना मुंह खोलती रहती हैं और पानी लेती रहती है, तो पानी लेती हैं और वो गिल से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, तो पानी तो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाती है उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमने एनिमल्स की बात कर ली, इंसेक्ट्स की बात कर ली, अब आ जाते हैं प्लांट्स। क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल। देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो वो तो डे टाइम में होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस है, लेकिन नाइट में क्या होता है, वो रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। अगर आप सोओगे तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, तो इससे मौत भी हो सकती है। तो प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं? देखो प्लांट्स में आपको पता है रूट हेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉइल के अंदर एयर गैप्स है, वहाँ से वो क्या करते हैं, रूट हेयर्स वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है स्टोमेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्टोमेटा से भी रेस्पिरेशन हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है सेलुलर रेस्पिरेशन, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जो हमारी बॉडी में ह्यूमन सेल्स हैं वहाँ पे जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। कौन से रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 7 साइंस।